Hi students, good morning. Welcome to my channel. In the previous class, I taught you the classification of matter. Today I am going to teach you about solid, liquid and gas. But before that, I would like to make you understand about the relationship between intermolecular force and intermolecular spaces. तो देखते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स के बीच क्या रिलेशन है। You will read in physics law of gravitation. It states that the force of attraction between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. यानी ग्रेविटेशनल लॉ ये कहता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है और इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है और ये दोनों के बीच की दूरी d है, तो ये जो फोर्स लगता है ये दोनों के ऊपर, यानी ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाए हैं, ये फोर्स जो होता है वो आपके डायरेक्ट रिलेशन में होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स। ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स में ये फोर्स का रिलेशन है। इट मीन्स डायरेक्ट के मतलब ये होता है कि अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो फोर्स भी घटेगा, ये है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट के मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो ये फोर्स घटेगा, ठीक है, और अगर डिस्टेंस घटता है तो फोर्स बढ़ जाएगा। इनवर्स के मतलब ये होता है कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा और दूसरा अगर घटेगा तो पहला बढ़ेगा। ये रहा कंसेप्ट, ठीक है। तो ये है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय आइजैक न्यूटन। तो ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है। इसी के आधार पे मैं समझाता हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस के बीच क्या रिलेशन है। जैसे इंटरमोलिकुलर स्पेस में बताया था कि मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। अब बताइए, ये सॉलिड के केस में जो है मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स कैसा होता है, टाइटली पैक्ड होता है। इट मीन्स द इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है। जैसे ये सॉलिड के केस में देख लें, मॉलिक्यूल्स बहुत एक दूसरे के नजदीक है। जब मॉलिक्यूल्स नजदीक हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी भी बहुत कम है, और जब दूरी कम है तो फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। दूरी कम तो फोर्स ज्यादा, यही तो है इनवर्स रिलेशन। दूरी कम तो फोर्स ज्यादा, यानी दूरी कम रहा है तो फोर्स बढ़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स जो है ज्यादा होगा और ये जो दूरी है वो कम होगा, ठीक है। यानी कि दूरी कम, मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कम तो फोर्स ज्यादा, ठीक है। अब ये देखते हैं इस केस में, लिक्विड के केस में। लिक्विड के केस में जो है मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ गई है, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स जो है थोड़ा दूर दूर पे पैक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दूरी बढ़ गई है। जब दूरी बढ़ जाएगी, जब दूरी बढ़ जाएगी तो ये फोर्स जो है वो क्या होगा, घट जाएगा। ये दूरी बढ़ रही है तो फोर्स घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स घटेगा और दूरी जो है वो बढ़ेगी। इसमें देखिए गैस के केस में ये डिस्टेंस और ज्यादा हो गया हो, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी जो है वो और बहुत ज्यादा हो गई। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ चुकी है। अभी मैं बताया दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, तो यहाँ पे फोर्स और घटना चाहिए और दूरी और बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ओवरऑल ये कंसेप्ट समझ में आया कि अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड के केस में होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम सॉलिड के केस में। इंटरमोलिकुलर फोर्स लिक्विड में जो है वो सॉलिड से कम रहता है, और जबकि इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं गैस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम बट इंटरमोलिकुलर स्पेसेस सबसे ज्यादा। इट मीन्स तीनों स्टेट में से, यानी सॉलिड लिक्विड गैस में से देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो सॉलिड के केस में
और सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो सॉलिड के केस में, सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो गैस के केस में, और सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो गैस के केस में। ठीक है, इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा और इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम। और ये जो लिक्विड के केस में है, लाई बिटवीन सॉलिड एंड गैस, सॉलिड और गैस के बीच में ये रहता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस के बीच का जो रिलेशन है वो, यानी कि जैसे इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ती है इंटरमोलिकुलर फोर्स घट जाएगा, अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस घटती है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां से आता है ये ग्रेविटेशनल लॉ से। फोर्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स घट जाएगा। होप यू कुड अंडरस्टैंड। Now we shall be reading the physical property of solid, liquid and gases. उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो मास है, मास कैन neither be created nor be destroyed. मास remains constant everywhere. ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास को ना बनाया जा सकता है ना उसे नष्ट किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन neither be created nor be destroyed. चाहे आप कहीं भी चले जाएं, जो आपका मास है वही रहेगा। ठीक है, अगर आप 60 kg के हैं, ठीक है, तो आप कहीं भी चले जाएं, ठीक है, आप इंडिया में रहें, अमेरिका में रहें, चांद पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपका मास 60 kg ही होगा। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू mg। m क्या है? m फॉर मास एंड g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है। इसको लगभग जो है 10 के आसपास मान के चलते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है फोर्स का फॉर्मूला mg, फोर्स इज इक्वल टू mg मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे इसी क्लास में, क्लास 9th में। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान के चलो कि आपका मास 60 kg है, ठीक है, और अर्थ पे जो है, अर्थ पे जी का वैल्यू, कहां पे ये वैल्यू है, ये अर्थ पे वैल्यू है जी का। तो ये जी का वैल्यू कितना है? 10 है लगभग, कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना लगेगा आप निकाल सकते हैं, 60 इंटू 10, m इंटू जी, 60 इंटू 10, यानी कि ये हो गया आपका 600 न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है अर्थ पे वो कितना न्यूटन लग रहा है? 600 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, अब आप चले जाते हैं चांद पे। जब चांद पे चले जाते हैं, ठीक है, तो ये जी का जो वैल्यू है ये 1/6 हो जाता है जो अर्थ पे इसका वैल्यू है। मान के चलो ये हो जाएगा इस तरह से 1/6 द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ, यानी ये जी का जो अर्थ पे वैल्यू है उसका 1/6 हो जाएगा। कहां पे? मून पे। ठीक है, मून पे जो जी का वैल्यू है अर्थ पे जो है उसका 1/6। यानी प्रॉब्लम अब क्या होता है कि आप मून पे चले जाते हैं, ये फोर्स कहां पे निकल रहा है? अर्थ पे। अब आप मून पे चले जाते हैं, ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा वो देखते हैं ये मून पे। ठीक है, आपका मास हमेशा सेम रहेगा, मास घटता है न बढ़ता है, मास रिमेन्स कांस्टेंट। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहीं भी चले जाए आप 60 किलो के ही रहेंगे, तो मास तो आपका सेम रहेगा 60 इंटू। अब ये जो जी का वैल्यू है, जी का वैल्यू कितना हो जाएगा मून पे? 1/6 इंटू 10, क्योंकि अर्थ पे जी का वैल्यू 10 है, तो मून पे इसका 1/6 हो जाएगा, यानी 1/6 बोले तो 1/6 इंटू 10। फोर्स का फॉर्मूला है mg, F इज इक्वल टू mg। m है आपका 60 और g कितना यहाँ पे वैल्यू दे रहा है, तो ये हो जा रहा है 1/6 इंटू 10, यानी कि आप कह सकते हैं यहां से ये कट जाएगा 10 टाइम्स में, ये हो गया आपका 100 न्यूटन। ठीक है, कितना हो गया? 100 न्यूटन हो गया। तो अगर आप अर्थ पे 600 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो मून पे कितना लगाएंगे? 100 न्यूटन। तो यहाँ जो है फोर्स में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ना कि मास में। मास कभी भी नहीं घटता है ना बढ़ता, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, आप कहीं भी चले जाएं। ठीक है, तो देखें क्यों घटता है फोर्स, क्यों घटता है?
बिकॉज ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। जी का जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो अर्थ पे लगभग 10 के आसपास है, और यही जो है मून पे जो है इसका 1/6 है, इसलिए आपका फोर्स में डिक्रीजमेंट आता है ना कि मास में। इसलिए मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे वो सॉलिड का हो या लिक्विड का हो या गैस का हो, तीनों का मास जो है हमेशा फिक्स्ड रहता है। मीन्स सॉलिड हैव फिक्स्ड मास, लिक्विड हैव आल्सो फिक्स्ड मास, गैसेज हैव आल्सो फिक्स्ड मास। उसके बाद बात कर लेते हैं शेप। आप शेप जानते होंगे, शेप मतलब आकार। तो ये जो शेप है, जैसे ये सॉलिड है तो ये इसका फिक्स्ड शेप है, कह सकते हैं दिस इज सिलिंड्रिकल, ठीक है। अगर बुक की बात कर ले तो एक फिक्स शेप है, आप कह सकते हैं बुक इज क्यूबॉइडल इन शेप। तो सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन लिक्विड की बात कर ले तो लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे पानी कैसा है, लिक्विड। पानी का जो शेप फिक्स्ड नहीं है, आप उसे जग में रख दोगे तो जग के आकार का हो जाएगा, अगर गिलास में रख दोगे तो गिलास के आकार बना लेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं लिक्विड्स डोंट हैव फिक्स्ड शेप, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। उसके बाद गैस पे आ जाते हैं, तो गैस के पास भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ठीक है। अगर आप गैस को सिलेंडर में अगर पैक कर देते हैं तो ये इस तरह का आकार बना लेगा। अगर इसी गैस को आप सर्कुलर, जैसे आप ये ट्यूब देखे होंगे, बाइक का जो ट्यूब होता है उसमें हवा भर देते हैं, तो हवा क्या है, गैस है। तो हवा क्या करती है, ये ट्यूब के आकार ले लेती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि गैस के पास भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जो है सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड रहता है, ठीक है। अगर मान के चलो कि ये है कोई क्यूबॉइडल जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है सपोज 2 सेंटीमीटर। तो इसका अगर वॉल्यूम निकालने की बात कर लें तो आप आराम से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 2, 5 4 जा 20 एंड 22 जा 40 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम हो गया। तो आप इस सॉलिड को कहीं भी रख दो, आप इंडिया से पाकिस्तान लेकर चले जाओ या चांद पे लेकर चले जाओ, इसके वॉल्यूम पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 40 सेंटीमीटर क्यूब का होगा तो होगा, ठीक है। तो सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है। अब लिक्विड की बात कर ले, लिक्विड का मान के चलो कोई लिक्विड है, उसका वॉल्यूम है 5 लीटर, ठीक है। कितना है, 5 लीटर। अब इस लिक्विड को आप कहीं भी लेकर चले जाओ, ये 5 लीटर ही रहेगा, ठीक है। इसके वॉल्यूम पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां से ये समझ में आया कि जो लिक्विड्स है उसका भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और सॉलिड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अब गैस की बात कर लें तो गैस का वॉल्यूम जो है वो घटते बढ़ते रहता है, ठीक है। गैस के वॉल्यूम कैन बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैस के वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर और प्रेशर से, इसलिए गैस का वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है। तो यहां से क्या क्या समझ में आया, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड मास, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। गैसेस हैव फिक्स्ड मास बट don't have fixed shape and fixed volume, ठीक है। The intermolecular force is maximum in solid, the intermolecular space is minimum in solid, the intermolecular force is minimum in gases, the intermolecular space is maximum in gases, the intermolecular force in liquids lie between solid and gases, the intermolecular spaces in liquids lie between solids and gases। उसके बाद में बताया था रिजिड, तो सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड्स कैसा होता है, रिजिड होता है, क्योंकि सॉलिड्स कैन नॉट बी बेंड, इसे मोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए आप कह सकते हैं सॉलिड्स आर रिजिड। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, गैसेस आर आल्सो नॉट रिजिड। उसके बाद बात करते हैं फ्लूइड। सॉलिड्स डोंट फ्लो, सॉलिड बहता नहीं है, अगर इसे यहाँ पे रख दिया जाए तो यहीं पे रहेगा, ये बहेगा नहीं। लेकिन पानी आप गिरा देते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह बहकर चला जाएगा। गैस है, अभी यहाँ पे है, जैसे हवा की बात कर ले, अभी यहाँ पे बहकर वहां चली गई,
तो कहने का मतलब ये है कि जो बह जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे उसे बोलते हैं फ्लूइड। सॉलिड्स डोंट फ्लो, लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का मैं लिखा देता हूं। तो ये है, आप इसे कॉपी कर लेंगे। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड मास, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। Gases have fixed mass but don't have fixed shape and fixed volume. Solids are rigid, liquids are not rigid, gases are not rigid. Solids don't flow, liquids flow easily, gases flow easily. The intermolecular spaces are minimum in solids. The intermolecular spaces are comparatively larger than that of solids. The intermolecular spaces are maximum in gases. The intermolecular force is strongest in solid. The intermolecular force is comparatively weaker than that of solids. The intermolecular force is weakest in gases. सबसे कमजोर किसमें होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स? गैस में। डिफ्यूजन की बात कर लें तो डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज वेरी वेरी स्लो। सॉलिड में जो डिफ्यूजन होता है बहुत स्लो होता है, ना के बराबर। डिफ्यूजन इज फास्टर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। लिक्विड में जो होता है सॉलिड से फास्टर डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस। और सबसे जल्दी डिफ्यूज कौन करता है? गैसेस। ठीक है, डिफ्यूजन कल मैं बताया था, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। तो ये रहा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आप कॉपी कर लें इसे। Changes of state of matter. As I have taught you, matter exists in three physical states: solid, liquid, and gas. But these states can be changed. जैसे ये आपका आइस है, ठीक है, अभी ये सॉलिड है। ये आइस को अगर हीट कर देंगे हम तो ये बन जाएगा लिक्विड। ठीक है, फिर इस लिक्विड को अगर और फर्दर हीट कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका वेपर। ठीक है, तो देख सकते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज हो जा रहा है। अगर यही वेपर है, इसे हम कूल कर देते हैं तो ये बन जाता है लिक्विड। अगर यही लिक्विड है और इसे कूल कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपका सॉलिड। ठीक है, आइस को आप क्या करेंगे? आइस को अगर हीट करते हैं तो आइस को हीट करने पे ये क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। ये वाटर को अगर फर्दर आप हीट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका? वाटर वेपर। अगर इस वाटर वेपर को हम कूल करते हैं तो ये आपका वाटर फिर से मिल जाएगा। और ये वाटर को फर्दर अगर कूल कर देते हैं तो आपको आइस मिल जाएगा। तो देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग प्रेशर और बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, गैस है, कोई गैस है अभी, ठीक है, तो इसके ऊपर प्रेशर लगा करके उसे लिक्विड में करके स्टोर कर दिया तो क्या हो रहा है? ये हो रहा है मतलब कि ये प्रेशर का प्रभाव है। ठीक है, प्रेशर के वजह से ये गैसेस स्टेट से किस स्टेट में चला गया? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूं कि किसी भी मैटर के स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। और वो चेंज कैसे किया जाता है? बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर। सो यू कैन कंक्लूड द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग प्रेशर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल बी सीइंग द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। पहले हम टेम्परेचर के प्रभाव को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्रेशर के प्रभाव को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ मैं लिखा देता हूं, आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। तो ये रहा, द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या प्रभाव है स्टेट ऑफ मैटर पे, उसे देखते हैं। तो अभी मैं बताया कि जब सॉलिड स्टेट है ये, अगर सॉलिड स्टेट को अगर हीट करते हैं, किसी भी सॉलिड को अगर हीट करते हैं किस चीज में चला जाता है? लिक्विड में। और फिर लिक्विड को हीट करते हैं तो गैसियस स्टेट में चला जाता है।
इसी गैसियस स्टेट को अगर कूल कर दिया जाए तो लिक्विड स्टेट में, और इसी लिक्विड को कूल कर दिया जाए तो सॉलिड स्टेट में। तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, यहाँ देख सकते हैं मैं बना दिया हूं, ये सॉलिड्स है। अगर सॉलिड्स को हीट करेंगे तो लिक्विड में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। अगला है आपका बॉइलिंग। व्हेन लिक्विड्स आर हीटेड they change into gaseous state. This process is known as boiling. The process in which liquids change into gases is called boiling. इसे क्या बोला जाता है? बॉइलिंग बोला जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये गैस जो है फिर से लिक्विड में बदलता है। तो the process of conversion of gases into liquids on cooling is called condensation. जब गैस ठंडा होकर लिक्विड में परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। The process of changing liquids into solids on cooling is called freezing. क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। जब कोई लिक्विड ठंडा कर दिया जाता है और वो सॉलिड बन जाता है तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। इस मेल्टिंग का दूसरा नाम फ्यूजन है। मेल्टिंग को आप फ्यूजन भी कह सकते हैं। मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन, FUSION। ठीक है, बॉइलिंग को कह सकते हैं वेपोराइजेशन। बॉइलिंग को आप वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद है आपका फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग को आप सोलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो ये रहा, मेल्टिंग का दूसरा नाम फ्यूजन, बॉइलिंग का दूसरा नाम वेपोराइजेशन और फ्रीजिंग का दूसरा नाम सोलिडिफिकेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ a solid into a liquid on heating is called melting or fusion. The process of conversion of a liquid into a gases on heating is called boiling or vaporization. The process of conversion of a gas into a liquid by cooling is called condensation. The process of conversion of a liquid into a solid on cooling is called freezing or solidification. तो ये तो समझ में आ रहा है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, रास्ता यही है। कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदलेगा और उसके बाद फिर बदलता है गैस में। ठीक है, अगर कोई सॉलिड है तो वो लिक्विड स्टेट में जाएगा, उसके बाद गैस स्टेट में। लेकिन कुछ सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, सम सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट, दे आर कॉल्ड सब्लिमेट सब्सटेंस। क्या कहलाते हैं वो? तो वो कहलाते हैं सब्लिमेट सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस? तो ये कहलाते हैं सब्लिमेट, SUBLIMATE, sublimate substance. Those substance which directly changes from solid to gaseous state are called sublimate substance. Like camphor, camphor means कपूर। आप camphor को रखते हैं कपड़ा में, कपूर की गोली को कपड़ा में रख देते हैं और कुछ महीनों बाद देखते हैं कि वो गोली गायब हो गया। तो गया कहाँ भाई? तो वो सॉलिड क्या हुआ? गैस बन बन के उड़ गया। ठीक है, यानी कि कोई भी सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस बन जाता है तो इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस बन जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड बन जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसब्लिमेशन। ठीक है, रास्ता क्या है? कोई भी गैस जो है वो लिक्विड बनेगा उसके बाद सॉलिड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड बन जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसब्लिमेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गैस directly into a solid without coming in liquid state is called desublimation. The process of conversion of a gas into a solid without coming in liquid state is called desublimation. तो sublimation और desublimation क्या है समझ में आया होगा। सब्लिमेट सब्सटेंस भी समझ में आ गया होगा, जैसे कम्फोर हो गया, NH4Cl, आयोडीन है, नेप्थलीन है,
ठीक है। तो दीज आर सब्लिमेट सब्सटेंस, मींस दिस सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, दिस इज ऑन हीटिंग, दीज आर कॉल्ड सब्लिमेट सब्सटेंस। होप यू कुड अंडरस्टैंड। तो जो मैं बोलता हूं, जो लेक्चर दे रहा हूं, यहां से आप इंपॉर्टेंट नोट बनाते चले आप, ठीक है। जैसे ये सबका डिफिनेशन वगैरह मैं बोला तो आप कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो को रिप्ले करके आप कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। समझ में आया? नाउ वी शैल अंडरस्टैंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैं बोला कोई सॉलिड को हीट कर देंगे तो लिक्विड में बदल जाएगा, तो इसे ये बोलते हैं मेल्टिंग। और जब कोई लिक्विड को हीट करेंगे तो ये गैस में बदल जाता है, तो इसे बोलते हैं बॉइलिंग। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग जो होता है एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स दी फिक्स टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड बाय हीटिंग एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि किसी भी सॉलिड को आप हीट करते हैं और वो लिक्विड में बदल जाता है और एक खास टेम्परेचर पे, जैसे हम बोलते हैं, मान के चलो ये आपका आयरन है, ठीक है। आयरन को अगर हमें पिघलाना है, आयरन अभी सॉलिड स्टेट में है, तो आयरन को पिघलाना है तो इसे एक खास टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, उससे कम रहेगा तो आयरन पिघलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसे 1535 डिग्री सेल्सियस देना होगा। कितना टेम्परेचर देना होगा? 1535 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब तक के आयरन को 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं देंगे वो पिघलना शुरू नहीं होगा। तो देख रहे हैं पिघलने के लिए खास टेम्परेचर होना चाहिए, इसी खास टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो होना चाहिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए। मैं बोला कि स्टेट ऑफ मैटर कैन आल्सो बी चेंज बाय चेंजिंग प्रेशर। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर घटता बढ़ता है तो फिर दिक्कत है। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो मतलब कि कांस्टेंट होना चाहिए। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी प्रेशर पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है या नॉर्मल से घट जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इस पे प्रभाव पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डायरेक्टली इफेक्ट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। कैसे है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है एक खास टेम्परेचर है जिसपे कोई भी सॉलिड पिघलना स्टार्ट करता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब सवाल यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि हवा के द्वारा जो फोर्स लगता है, जो प्रेशर लगता है, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg। mm बोले तो मिलीमीटर, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। Hg बोले तो हाइड्राजाइरम, हाइड्राजाइरम मींस मरकरी। मैं बताया था मरकरी का सिंबल क्या है जी, तो ये है आपका Hg, हाइड्राजाइरम, ठीक है। इस मरकरी का नाम है हाइड्राजाइरम, HYDRAGYRUM। ये मरकरी का ही नाम है हाइड्राजाइरम। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mm ऑफ Hg और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो मैं कह रहा था कि जो मेल्टिंग होता है एक खास टेम्परेचर पे होता है और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, उसी खास टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इन द सेम वे बॉइलिंग जो होता है वो भी एक खास टेम्परेचर पे होता है और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, तो उस खास टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स द फिक्स टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड on heating at normal atmospheric pressure is called melting point. The specific temperature at which a liquid changes into a gas on heating at normal atmospheric pressure is called boiling point. तो melting point और boiling point क्या है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आता वीडियो को रिप्ले करेंगे, आप दोबारा सुनकर समझ सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। जैसे आपको बता दूं आइस का मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट में एमपी और बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट में आप बीपी कह सकते हैं। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 63 डिग्री सेल्सियस। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 357 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 78 डिग्री सेल्सियस। तो ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। होप यू कुड अंडरस्टैंड। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे कॉपी पे, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट डिफिनेशन वगैरह जो बोलता हूँ लेक्चर में, आप इसे सुनकर कॉपी पे नोट डाउन करते चलें, ओके।
दैट्स ऑल।